नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ओम इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, एक आज जो टॉपिक लेके आया हूं मैं वो ट्रांसलेशन वाला है। ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये अभी मैं बताऊंगा। 2 मिनट लूंगा बस, उसके बाद में फिर हम अपने काम पे चलेंगे सीधे। मैंने एक चीज महसूस की है कि जितने भी YouTube पे वीडियोस पड़े हैं जो ये दावा करते हैं कि नहीं हम 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 4 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर इंग्लिश सिखा देंगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश विद इन 2 आवर्स, तो ऐसा कहना ना बेवकूफी जैसा लगता है। ऐसे लगता है कि वो लोग आपके साथ छलावा कर रहे हैं। एक बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि इंडिया में, मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि हम मदर टंग हमारी कुछ अलग होती है, इंग्लिश नहीं है। हम जानते हैं कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो पैदा होते ही इंग्लिश बोलने लगे। हमारी मदर टंग हमें पहले बोलने के लिए और सोचने के लिए मजबूर करती है, इंग्लिश उसके बाद पीछे आती है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कह दूं कि नहीं मैं आपको 2 दिन के अंदर, 5 मिनट के अंदर या फिर 10 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर इंग्लिश सिखा दूंगा, तो मैं आपके साथ गलत कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, और मैं ऐसा नहीं कहूंगा। एज ए टीचर ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको किसी बहकावे में नहीं लेके आऊं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक हमारा माहौल, एनवायरनमेंट कैसा है, और सेकंड वन हम क्या सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मैं जितनी भी चीजें सोचूंगा वो सबसे पहले मैं हिंदी में ही सोचूंगा, उसके बाद उसे मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। और यही सबके साथ होता है। पहले बच्चा अपनी मदर टंग में सोचता है, वो बच्चा हो या बड़ा हो, पहले विचार, आइडियाज उसकी मदर टंग में आते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद में हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है। तो मैं यही कहूंगा कि टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वन मस्ट नो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द कंपल्सरी मेथड कहूंगा मैं। आपने एक मेथड का नाम भी सुना होगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जो कि डायरेक्ट मेथड से पहले आई थी और उसका उद्भव पहले हुआ था, वो पहले थी। तो इसका मतलब वजूद हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का ही है, ना कि डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्टली वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी पे बात करेंगे। घबराओ मत, मैं हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं यहां से आगे एक सीरीज चलाने वाला हूं और वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना काबिल बनाऊं कि आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएं और उसके बदले में कुछ अपने दिमाग में कुछ सोच पाएं। आपके दिमाग में सेंटेंसेस पैदा हों, आप सोचें कि हाँ मैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं इनको ट्रांसलेट कर सकता हूं, तो अच्छा लगेगा। मैं कहूँ कि मैं डायरेक्टली इफ आई स्पीक इंग्लिश, तो अच्छा नहीं है ना। मैं नहीं कह सकता कि मैं डायरेक्टली आपको इंग्लिश बुला सकता हूं, और कोई भी टीचर, मैं दावा करता हूं इस चीज को कि डायरेक्टली आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता। हाँ, मैं 5, 4 या 10-8 सेंटेंस आपको रटवा जरूर सकता हूं और उसको बोल के आप एकदम जेंटलमैन बन जाएं तो ये एक अजीब बात होगी। और प्योर इंग्लिश बोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश, उसके बाद में आप बाकी की चीज हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम। सबसे पहले आज जो ट्रांसलेशन है ना वो कमाल का है, जबरदस्त है। ट्रांसलेशन क्या है, मैं आज जो बात करने वाला हूं वो कंडीशनल सेंटेंसेस पे जाने वाला हूं, और शर्त वाले जो वाक्य है ना कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें भी मैं ज्यादातर सेंटेंसेस की मेरी थीम रहेगी लव, प्यार वाली थीम। क्या बात है, प्यार की बात करेंगे, प्यार से ही बात करेंगे। तो आ जाइए, आज हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। प्यारे बच्चों, जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये इनका वजूद है ना बहुत है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस भी कई तरह के होते हैं। मैं फिलहाल आपके लिए अभी जो कहने वाला हूं वो एक रूल, 2-3 रूल बताऊंगा, आज मैं उस पर बात करेंगे। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। रूल नंबर फर्स्ट आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। रूल नंबर फर्स्ट, इस पे जाने से पहले आपको मैं 2 हिंदी के वाक्य बताना चाहता हूं। यदि तुम परिश्रम करोगे, मैं पहले हिंदी लिखता हूं, यदि तुम परिश्रम करोगे तो क्या होगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होंगे, तो सफल होगे। ये मेरा वाक्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 वाक्य हैं। पहला है हमारा यदि तुम परिश्रम करोगे, और दूसरा है तो सफल होंगे। 2 सेंटेंसेस हैं, 1 और 2। देख रहे होंगे साहब, आपको इसमें 2 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं। तो पहला जो सेंटेंसेस है ना वो यदि तुम परिश्रम करोगे, तो यहां शर्त लगी हुई है। ये मेरा पहला सेंटेंस है ना, इसमें शर्त लगी हुई है, यदि से स्टार्ट है। यदि, ओके, यदि से स्टार्ट है। अगर मैं दूसरा कहूं कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने मित्र से मिलूंगा,
दूसरा वाक्य और लेते हैं अभी, नंबर 2। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने मित्र से मिलूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपको दोनों वाक्यों में अगर नजर आ रहा हो तो पहला वाक्य मेरा यदि से स्टार्ट है और यहां पे उसके बाद में तो आ रहा है और फिर मेरा ये दूसरा वाक्य नंबर 2 और इधर नंबर 1। तो 2 वाक्य आपको नजर आ रहे हैं दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर। तो कुल मिला के बात हुई कि पहला मेरा जो रूल है वो यही है, रूल नंबर 1, आपका सेंटेंस यदि से स्टार्ट हो रहा है हिंदी के अंदर तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा चलना है आगे और इस वाक्य को बनाते हैं। हमने लिखा इफ, यदि का मतलब हुआ इफ। इफ का मतलब क्या है? अब हम देखो इसमें 2 स्थितियां होंगी। 2 स्थितियां कैसे होने वाली हैं? यदि तुम परिश्रम करोगे, ठीक है, तो पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ। परिश्रम करना, इफ यू वर्क। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे स्थिति क्या होने वाली है, अगर आप करना, काम करना, उसको कहते हैं परिश्रम करना। तो मैंने यहां पे वर्ब ली वर्क, यू के साथ मुझे इसमें वर्क एस और यस नहीं लगाया है क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है। तो इफ यू वर्क, कैसा वर्क? हार्ड। तो इफ यू वर्क हार्ड, तो के लिए हमेशा हम कॉमा से काम चला लेते हैं। तो के लिए क्या करना है? कॉमा से काम चला लेना है और उसके बाद में अगला वाला हिस्सा है तो सफल होंगे। तो सफल होंगे के लिए ना दूसरा वाला हिस्सा जो है सफल होने के लिए, तो यू विल बी, यू विल बी सक्सेसफुल। तो देखिए सेंटेंस कुछ इस तरह बना, 2 टुकड़ों बना, 2 हिस्सों में बना। पहला है इफ यू वर्क हार्ड, ये मेरा पहला सेंटेंस है। इसमें आप देख लो ये मेरा सब्जेक्ट रहा और ये मेरी वर्ब रही। तो इफ यू वर्क हार्ड, फिर दूसरे वाले हिस्से का जिसमें विल बी और शैल बी के, यानी विल शैल का इस्तेमाल करना है आपको। तो यू विल बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब सफल होना। अब दूसरे वाले सेंटेंस को बनाते हैं हम, कैसे बनाएंगे? इफ से स्टार्ट करना है तो इफ आई जाऊंगा मतलब इफ आई गो। अब आपको 2 ध्यान रखना है, इसमें आ रहा है कि जाऊंगा, जाऊंगा का मतलब फ्यूचर नहीं होगा यहां पे, ये कंडीशनल सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखा जाता है। किस टेंस के अंदर रखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि इफ आई गो टू दिल्ली, इफ आई गो टू दिल्ली, कॉमा लगाएंगे, अपने मित्र से मिलूंगा। तो कौन मिलेगा? मैं, सब्जेक्ट में ही हूं ना। आई शैल या आई विल मीट माई फ्रेंड या आई विल सी माई फ्रेंड। तो सेंटेंस हमारा दूसरा वाला ये बना। चलिए अब इस पे बात करते हैं हम थोड़ी देर आगे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 1 देखा हमने, रूल नंबर 2 के अंदर क्या होता है? तो देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए, इनको एक बार देख लेते हैं। यदि इस कमरे में भूत आ जाए तो सब भाग खड़े हो जाएं। यदि इस कमरे में भूत आ जाए तो सब भाग खड़े हो जाएं। तो इसमें 2 हिस्से हैं, यदि इस कमरे में भूत आ जाए और दूसरा हिस्सा हो गया सब भाग खड़े हो जाएं। तो देखिए बार बार आपका जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, यदि से स्टार्ट हो रहा है और तो के बाद वाला हिस्सा है, 2 हिस्से। तो हम पहले यदि वाले सेंटेंस को बना रहे हैं। इफ सब्जेक्ट क्या है? ए घोस्ट। तो इफ ए घोस्ट आ जाए तो इसका मतलब अपीयर्ड, प्रकट होना, आ जाना। तो इफ ए घोस्ट अपीयर्ड, कहां पर? इन दिस रूम। तो इफ ए घोस्ट अपीयर्ड इन दिस रूम ऑल वुड फ्ली अवे। फ्ली अवे यानी भाग जाना, भाग जाना। तो ऑल वुड फ्ली अवे, नॉर्मल सा है। अच्छा दूसरा, यदि मैं पक्षी हूं तो तेरे पास उड़ जाऊं। तो इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अब देखिए यहां पर आई के साथ मैंने वर का इस्तेमाल किया है। तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रख लेना है, इन सेंटेंसेस को जो रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं हम हमारा सपोजिशनल सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई कल्पना करते हैं कि मैं काश प्रधानमंत्री होता, मैं राजा होता, मैं ये होता, मैं वो होता। तो जब इस तरह की हम कल्पना करते हैं तो उसमें चाहे वो सब्जेक्ट हमारा आई हो, चाहे सब्जेक्ट ही हो, चाहे वो शी हो, उन सब में हमेशा ही क्या आता है? वर का इस्तेमाल होता है। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो देखिए इफ आई वर, कौन? ए बर्ड। इफ आई वर ए क्वीन, if I were a king, if I were a word, if I were a teacher, if I were a soldier, कुछ भी कह सकते हैं ना आप। तो if I were a word, अगर मैं एक पक्षी हूं तो क्या होता? I would fly to you, मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। ओके
यदि मैं राजा हूं, दूसरा वाला हिस्सा फर्स्ट, तो तुझे अपनी रानी बनाऊं, रानी तू मैं राजा। गाना है ना। तो चलिए ये क्या कह रहा है, यदि मैं राजा हूं, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा हूं, इफ आई वर ए किंग, तो क्या होगा, इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, आई वुड मेक यू माई क्वीन, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊं। तो देखिए कितना आसान सा है, इसमें दो हिस्से आ रहे हैं और दोनों के दोनों, इन दोनों हिस्सों के क्लॉज है, एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, मेन क्लॉज कहते हैं। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मैं नॉर्मली आपको सिर्फ एक चीज समझा रहा हूं कि जब आपका इस तरह का हिस्सा आएगा तो उसमें आपको नॉर्मली क्या कर लेना है, इधर देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे वर का इस्तेमाल हो रहा है और इधर वुड का इस्तेमाल, और यहां पे भी देखिए वुड का इस्तेमाल हो रहा है, और यहां पे V2, यहां पे भी ये वर V2 के तौर पे आ रही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अब हमारी तीसरी कंडीशन की तरफ। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है हमारा, देखिए रूल नंबर थर्ड कहता है, मैंने कुछ वाक्य लिखे, पहले इसको देख लेंगे एक बार। यदि उसने मुझसे प्यार किया होता तो मुझे बता दिया होता। एक्चुअली क्या है कि ये थर्ड कंडीशन है ना, जो कि कभी फुलफिल नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, उस कंडीशन वाले वाक्य होते हैं। अब ना तो उसने प्यार किया और ना ही उसको बताया, तो ये हमारी डिपेंड करती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन कहलाती है, जो कभी पूरी नहीं होती है। दूसरा वाक्य देखेंगे एक बार, अगर तुमने मेरी राय सुनी होती तो अफसोस नहीं करना पड़ता। अगर राय सुनी नहीं, अफसोस करना पड़ा, इसका मतलब टाइम निकल गया, वो काम नहीं हो सकता अभी। दो सेंटेंस है। तो यदि उसने मुझसे प्यार किया होता, तो हम यहां बनाएंगे पहले आधा हिस्सा यहां तक, तो इफ से, इफ शी हैड लव्ड मी, उसने मुझे प्यार किया होता, इफ शी हैड लव्ड मी, तो क्या होता, शी वुड हैव एक्सप्रेस्ड या टोल्ड इट टू मी, शी वुड हैव एक्सप्रेस्ड या टोल्ड इट टू मी। तो वाक्य नंबर फर्स्ट हमारा एक बार आपने देख लिया, क्या कह रहा है ये कि इफ शी हैड लव्ड मी, अगर उसने मुझे प्यार किया होता, तो शी वुड हैव एक्सप्रेस्ड इट टू मी या टोल्ड इट टू मी, उसने मुझे बता दिया होता। ऐसा नहीं हुआ ना, अनफुलफिल्ड कंडीशन है। नंबर 2 सेंटेंस देखिए, अगर तुमने मेरी राय सुनी होती, अगर तुमने, इफ यू हैड केयर्ड फॉर माई एडवाइस, अगर तुमने मेरी राय सुनी होती, केयर्ड फॉर माई एडवाइस, तो क्या होता, तो का जो जवाब होता है ना वो कॉमा से निकलता है, तो यू वुडंट हैव रिग्रेटेड का मतलब होता है अफसोस करना या पछताना, तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ता। प्यारे बच्चों, अब मैंने जो 3 कंडीशन दिखाई है, इन 3 कंडीशन को एक छोटे फॉर्म में कंक्लूड कर देता हूं, समझा देता हूं कि एक्चुअली मैंने किया क्या है। ठीक है, तीनों कंडीशन देखते हैं, आराम से और प्यार से समझ लीजिए। पहली कंडीशन थी हमारी, वाक्य हमारा इफ से स्टार्ट हो रहा था और हम यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर रहे थे। तो दूसरे वाले हिस्से में आपको बिल ऑफ सेल का प्रयोग मिलेगा, ये जो बिल सेल का यूज है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट वाली कंडीशन थी जो कि ओपन कंडीशन थी, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे। तो इसमें करोगे वाला लगता है ना, तो वो फ्यूचर जैसा दिखाई देता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं बनाना है उसे, हमें प्रेजेंट में ही बनाना है। ठीक है, नंबर 2, यहां पे वाक्य आपका इफ से स्टार्ट है, लेकिन यहां कंडीशन ये थी कि V2 का इस्तेमाल हो रहा था, इफ आई वर अ वर्ड, इफ यू हैव कन्वेड, अगर तुमने मुझे बता दिया होता, इफ यू हैव एक्सप्रेस्ड, तो इसमें आपको V2 का इस्तेमाल मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो हिस्सा है ना उसमें वुड का इस्तेमाल मिल रहा है अकेला। सेंटेंस था हमारा, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, तो वुड का प्रयोग हुआ ना दूसरी तरफ। तो तीसरी कंडीशन क्या थी, देखिए तीसरी कंडीशन थी, वाक्य हमारा इफ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसके साथ में यहां पे हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म थी, इफ यू हैड केयर्ड फॉर माई एडवाइस। मैंने अभी एक वाक्य बताया था आपको, अगर तुमने मेरी राय सुनी होती, तो इफ यू हैड केयर्ड, तो हैड केयर्ड, तो आगे क्या था, कॉमा लगा के यू वुडंट हैव, तो वुड के साथ और हैव था, और क्रिया की थर्ड फॉर्म थी रिग्रेटेड, अगर आपको सेंटेंस अभी ध्यान हो तो प्यारे बच्चों ये 3 थी हमारी 3 कंडीशन, और 3 कंडीशन मैंने आपके सामने अभी जिक्र की। इसके अलावा एक प्यार वाला सेंटेंस लास्ट का रह गया, वो प्यार वाला सेंटेंस जरूर जिक्र करेंगे, क्योंकि हम हैं प्यार के राही। तो देख लेते हैं एक बार वो लास्ट वाला सेंटेंस, हम प्यार वाला कौन सा है। तो वो सेंटेंस क्या है, अधूरी ख्वाहिश है पूरी नहीं हो पाई, वही अधूरी ख्वाहिश पे है, यदि वह मेरी प्रेमिका होती तो मैं उससे शादी कर लेता।
सेंटेंस को समझ के पता चल गया होगा कि ये अधूरी ख्वाहिश है, पूरी नहीं की जा सकती है। और इसी अधूरी ख्वाहिश को देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि का मतलब वह है, यानी इफ शी हैड बीन माई बिलव्ड, बिलव्ड कहते हैं प्रेमिका, लवर कह लो, लवर नहीं कहते लेकिन हम बिलव्ड का इस्तेमाल करेंगे। इफ शी हैड बीन माई बिलव्ड तो क्या होता, कॉमा, तो आई वुड हैव मैरिड हर, मैं उससे शादी कर लेता। अगर आपके भी ऐसे ख्याल हैं तो ये सेंटेंस बना के देखो। और मैं दो चार बातें और कहना चाहता हूं, और वो दो चार बातें क्या हैं प्यारे बच्चों। पहली बात तो ये है कि इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए, ट्रांसलेट करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। If you know translation, then you can speak English very well. If you are not aware of translation, it won't be possible to speak English fluently. प्यारे बच्चों, इंग्लिश एक ऐसी चीज है, मैं ये कहूंगा कि आपको इंग्लिश के अंदर कुछ दो चार बातें हैं जो बहुत प्रॉपर्ली समझ लेनी चाहिए कि इंग्लिश का एक्सेंट है। अभी मैं थोड़ी कॉमनली बात करूं, मैं 2 मिनट के लिए हम कॉमनली बात कर लेते हैं। ये तो मेरा सेंटेंस ट्रांसलेशन था। इंग्लिश वाली प्रॉब्लम होती कहां है? इंग्लिश की कुछ साउंड्स हैं जिन पर हम बहुत जिक्र करते हैं। मैं 2-4 साउंड के बारे में जिक्र करूंगा, उसके बाद अगला चैप्टर में लाऊंगा कभी साउंड्स के ऊपर, तब बात करेंगे। इंग्लिश में एक हमारी साउंड होती है श, तो इसको हम ये वाला श कहते हैं। एक साउंड होती है स, जिसको हम ये वाला श कहते हैं। अभी हम इंग्लिश का जब प्रोनाउंस करते हैं तो ये वाला स है, ठीक है, और ये वाला स है, एक ये है शी। दूसरा इंग्लिश के अंदर साउंड होती है आर, जिसको हम कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आर के अंदर ये कहा साउंड सॉरी, मैंने जैसे अभी लिखा अमेरिका, बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने लिखा CARRIR करियर, कई सेंटेंसेस हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे मैं साउंड में अगर लूँ गो, नो, सो, बहुत सारी साउंड हो सकती है। ये ओ वाली साउंड है जिस पर मैं जिक्र करने वाले हूँ। तो हम नॉर्मली करते क्या हैं, स और श, ध्यान से सुने, स श, स श, स श, 2 साउंड होती है इंग्लिश के अंदर, स और श वाली। इसका आप थोड़ा सा अगर स्टूडेंट हैं तो इसको क्लियर कर लें। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश कम्युनिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो स श ध्यान रखेंगे। दूसरी वाली जो साउंड है ना, मैं जिस पे बात कर रहा हूं, वो है हमारी गो, नो, सो। इंग्लिश के अंदर जो ओ वाली साउंड होती है ना, ओ, डायरेक्टली हम ओ नहीं कहते, गो, नो, घाओ, दिस इज द साउंड। आई सेड नो, दिस इज द साउंड। मैंने कहा सो नहीं, सो मिस्टर ओमकार, अच्छा लगा। घाओ, आई सेड नो एंड सो। 3 तरीके से मैंने साउंड को बोला, ओखो, गो, नो, सो। रॉन्ग, आपको बोलना है घाओ, सो एंड नो। जिसमें जो प्रॉपर साउंड आर वाली, जो कि इंग्लिश की सबसे बेहतर साउंड है, कमाल कर देती है, मजा ला देती है, कौन सी है, आर। देखिए प्यारे बच्चों, आर के साउंड को बोलने के लिए आपको करना क्या है, अपनी जीभ को, अपनी टंग को ट्विस्ट कर लेना है ऐसे, और अपने पैलेट से चिपका लेना है कुछ इस तरह। अब इसको बोलेंगे कैसे, मैंने कहा आर आर आर। अब आर जब बोलेंगे तो इसमें सॉरी को कैसे बोलना है, मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। अब इसको प्रॉपर बोलूंगा मैं आर को, तो कैसे बोलूंगा, सॉरी, आई से सॉरी सॉरी, हे मैन आई सॉरी सॉरी। अमेरिका अमेरिका अमेरिका, सॉरी, कैरियर कैरियर। आर वाली साउंड है ना, उसको आपको टंग को ट्विस्ट करके तब बोलना है, स श ख न सो एंड सॉरी। चलिए आज का लेसन हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलने वाले हैं, कंटिन्यूअसली ट्रांसलेशन पे बात करने वाले हैं, एंड उसके बाद में कुछ समय के बाद आप 100% अच्छा महसूस करेंगे। बाय बाय, टाटा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे वीडियोस के लिए। थैंक